Hello and welcome all of you to the online study platform of PCM Tutorials। आप लोगों को याद होगा हम लोग ने नाइन्थ क्लास के जो चैप्टर है हमारा सेल है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हम लोगों ने लाइजोसोम्स तक हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहती है। समझ में आया होगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, यानी कि ये जो बॉडी दिख रही है आपको, इस तरीके की बॉडी होती है। अब ये जो बॉडी है वो दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहती है। मतलब पहली जो मेम्ब्रेन हो गई ये, है ना। और दूसरी वाली जो मेम्ब्रेन है उसमें थोड़ी सी खास बात है। उस मेम्ब्रेन में खास बात क्या है। इस मेम्ब्रेन में खास बात ये है कि ये वाली जो मेम्ब्रेन है, सेकंड मेम्ब्रेन जो है, वो इनर फोल्ड से शो करती है। यानी कि देखो, एक, फिर ये फोल्ड आ गया। ठीक है, फिर ये मेम्ब्रेन चली, फिर ये फोल्ड आ गया, ये मेम्ब्रेन रन हुई, फिर ये फोल्ड आ गया, है ना। तो ये जो है ये इनर फोल्ड से शो करती है। ठीक है, तो ये दो टाइप की मेम्ब्रेन होती है और इन मेम्ब्रेन के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है। ठीक है, तो और ये जो मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं इस मेम्ब्रेन को? क्रिस्टे। ठीक है, तो ये इसके बारे में छोटा सा पार्ट था। क्या पार्ट था इसके बारे में? कि भैया जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है, दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है। जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है उसके पास इनर फोल्ड्स होते हैं और उन मेम्ब्रेन को बोला जाता है क्रिस्टे। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो कंपाउंड है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को कहते हैं मैट्रिक्स। यहाँ पे वाली ये वाला जो पूरा रीजन होगा, इस पूरे रीजन में एक लिक्विड भरा होगा। ये वाला जो रेड वाला जो आपको रीजन दिख रहा है ना, इस पूरे रीजन में अंदर एक लिक्विड भरा होगा। इस लिक्विड को बोला जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, अब खास बात क्या है। खास बात ये है कि मैट्रिक्स जो है ना, इस मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स जो है वो फिल्ड रहता है कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोला जाता है F1 पार्टिकल्स। क्या बोला जाता है उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को? F1 पार्टिकल्स। ये देखो जरा, ये जो क्रिस्टे है उसके पास छोटे छोटे, इनकी वॉल पे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। इन पार्टिकल्स को बोला जाता है F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सियोम्स। अब क्या काम करते हैं ये ऑक्सियम्स, है ना, या फिर इन्हीं ऑक्सियम्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का जो एग्जिस्टेंस है वो किस तरीके से देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सियम्स जो हैं वो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, है ना। अब आप लोगों को पता होगा रेस्पिरेशन क्या होता है ना। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है, मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था, कि ह्यूमन बॉडी जो है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, हम सांस लेते हैं, हम ब्रीद करते हैं। हम जो ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में एक्चुअली में काम क्या है? और फिर जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कहाँ से आ गई, है ना। ऑक्सीजन का हुआ क्या? तो वो जो रीजन है वो आता है, वो रीजन जो आता है वो इसके अंदर आता है, रेस्पिरेशन के अंदर। तो इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन का एक्चुअली में मतलब क्या है? तो रेस्पिरेशन का जो मतलब है वो कुछ ऐसा है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लैंक स्पेस में समझा देता हूँ कि भाई हमने जो भी ऑक्सीजन अंदर ली, ठीक है, हमने पहले तो खाना खाया, है ना। खाना खाया तो हमारी बॉडी में गया ग्लूकोज C6H12O6। अब ये ग्लूकोज का हमारी बॉडी में काम क्या है? ये ग्लूकोज जो है ये हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन भाई, जैसे कि आपने फ्यूल की बात करी, तो गाड़ी में फ्यूल डालने से गाड़ी चलने नहीं लग जाती है, उस फ्यूल को बर्न करना पड़ता है। उसी तरीके से ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज खाने से या खाना खाने से हमारी बॉडी चलने नहीं लग जाएगी। बॉडी को रन करने के लिए इस फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ग्लूकोज से एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन जो है वो उस ग्लूकोज को तोड़ के यहाँ पे प्रोड्यूस करता है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में प्रोड्यूस कर देता है एनर्जी। साथ में क्या प्रोड्यूस कर देता है?
एनर्जी, है ना। तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होता है और प्रोड्यूस करता है एनर्जी। अब जितनी एनर्जी की बॉडी को जरूरत होगी वो एनर्जी तो बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, ठीक है। लेकिन सारी एनर्जी तो यूटिलाइज नहीं की जा सकती ना, कुछ एनर्जी को सेव करके भी रखना पड़ेगा बाद के लिए, है ना। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम स्टोर, हमारे जो बॉडी है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया बाकी की एनर्जी को सेव करके रख लेगा बैटरीज में, और उन बैटरीज को हम कहते हैं एटीपी। एटीपी यानी कि एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है या फिर एनर्जी को स्टोर करती है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर टूटेगा, है ना, अगर एक, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, ठीक है, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो ऐसे 38 एटीपीज फॉर्म होंगे और स्टोर होंगे। तो ये हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का काम होता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ब्रीद करना और जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई है उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देना, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। और सिर्फ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सिर्फ ब्रीदिंग, ठीक है। तो जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई वो एक्चुअली में कहाँ पे हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में हुई, है ना। जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो एक्चुअली में कहाँ पे हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम किसने किया, F1 पार्टिकल्स ने किया। स्टोर करने का काम किसने किया, F1 पार्टिकल्स ने किया, ठीक है। जिसकी वजह से एनर्जी भी कहाँ पे प्रोड्यूस हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हुई। जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाएगा पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि सेल के लिए एनर्जी जहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो होती है पावर हाउस ऑफ द सेल में। उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है एटीपी के फॉर्म में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो होते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। और खासकर जो मेन चीज़ है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनल, जैसे कि हमने क्या बोला, पूरे जो सेल होता है, सेल के पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट रहता है। लेकिन इसके अलावा एक और ऑर्गेनल प्रेजेंट है भाई, है ना। एक और ऑर्गेनल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, जिसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑर्गेनल हैज इट्स ओन डीएनए, है ना। तो वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि या फंक्शन पूछता है तो क्या बोलोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के बायोकेमिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स वगैरह जो इस फॉर्म में ये स्टोर करके रखता है, सिंथेसिस करता है, और इसके पास लिपिड्स प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये थी एनिमल सेल की बात कि माइटोकॉन्ड्रिया तो आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा प्लांट सेल के भी तो एनर्जी की ज़रूरत है। प्लांट सेल की एनर्जी कहाँ से आएगी भाई, तो प्लांट सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो होता है प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं। जिस तरीके से राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास, यानी कि प्लास्टिड्स हैव इट्स ओन जीनोम्स, यानी कि उनके पास भी डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं। अब फर्क यह है कि प्लास्टिड्स जो है ना वो तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। फर्क क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपको मिलेगा सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में, है ना। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे उनमें आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा, जैसे कि ये मनी प्लांट वगैरह की बात करी या कोई और से प्लांट की बात करी इसी के जैसे, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके ऊपर वाइट स्पॉट्स होते हैं, यानी कि ग्रीन लीव्स के बीचों बीच या कहीं पे आसपास कुछ कुछ वाइट स्पॉट्स होते हैं, वाइट धब्बे होते हैं। तो वो जो वाइट एरिया है, वाइटिश एरिया जो है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है,
तो उस व्हाइटिश एरिया के पास क्या है? तो उस व्हाइटिश एरिया के पास है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। इसके अलावा और मैंने अगर डिस्कस करा कि भैया और क्या होता है, ये क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है, जैसे कि प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट, कुछ पत्तियां जो है वो कई बार रेड भी रहती हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां रेड होती हैं, या फिर हमने बात करी कि प्लांट का फ्लावर होता है या फ्रूट होता है ना। तो फ्रूट और फ्लावर का जो कलर होता है वो काफ़ी ब्राइट होता है, रेडिश होगा, येलोइश होगा, है ना, या ब्लूइश होगा, नेवी ब्लू टाइप का। कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनका कलर नेवी ब्लू टाइप का भी होता है ना। तो ये जो ब्राइट कलर जो होता है ना, ये ब्राइट कलर प्लांट को देने का काम करता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट। भाई मैंने बताया ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, सिलेंड्रिकल राउंड शेप का होता है। ठीक है। ये अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये एक ल्यूकोप्लास्ट है आपके पास, इस ल्यूको एक सेकंड, एक ल्यूकोप्लास्ट है आपके पास, इस ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर है। तो ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, जिसे उसे बोला जाएगा अमाइलोप्लास्ट। ठीक है। अब एक और ल्यूकोप्लास्ट है जिसके अंदर लिपिड्स स्टोर है, तो उसे बोला जाएगा एलियोप्लास्ट। ठीक है। एक और ल्यूकोप्लास्ट है जिसके अंदर प्रोटीन स्टोर है, उसे बोला जाएगा एल्यूरोप्लास्ट। तो मैंने क्या बोला कि ल्यूकोप्लास्ट जो हैं, दे कैन बी चेंज इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स रिस्पेक्टिवली, है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो अमाइलो, लिपिड है तो एलियो, प्रोटीन है तो एल्यूरो। ठीक है। तो ये अलग अलग प्लास्टिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बात करी क्रोमोप्लास्ट की, ये थोड़ा सा यूनिक है ना। ब्राउनिश और रेडिश कलर का होता है, इरेगुलर शेप होता है। ठीक है। ये कोई और दूसरे प्लास्टिड्स में कन्वर्ट नहीं होता है, लिपिड्स में रिच होता है। लेकिन खास बात यह है कि इट इम्पार्ट कलर, ये प्लांट, ये जो फ्लावर होंगे या फ्रूट होंगे, उन्हें ब्राइट कलर देने का काम करेगा। आप लोगों को पता होगा कि जो लीव्स होती हैं या फिर जो फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स के ऊपर हनी बी हो गए या दूसरे इंसेक्ट जो हो गए, वो उनसे वहाँ उनका जो जूस होता है फ्लावर का, उसे करते हैं और हनी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। या फिर अगर पोलिनेशन होना है यानी कि भैया फ्लावर के ऊपर कुछ जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। या फिर कुछ मटेरियल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, तो उन्होंने उस पोलन ग्रेन को, इंसेक्ट बैठे फ्लावर के ऊपर, मान लो अगर ये फ्लावर है तो फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट आके बैठे तो इनके पोलन ग्रेन इंसेक्ट के पैरों में चिपक गए। जब वो कहीं और जाके गए तो पोलिनेशन, कहीं और जाके बैठे तो पोलिनेशन हो गया, है ना, यानी कि रेस्पिरेशन, यानी कि रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है। तो ये अब फ्लावर तक जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें अट्रैक्ट कैसे होंगे? वो इंसेक्ट फ्लावर पे आके कब बैठेंगे, है ना। वो इंसेक्ट्स फ्लावर पे आके तब बैठेंगे जब फ्लावर का कलर ब्राइट होगा, अट्रैक्ट होंगे वो फ्लावर से, है ना। तो फ्लावर से अट्रैक्ट कब होंगे? जब जो आपका क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट उन्हें ब्राइट कलर देगा, ब्राइट कलर इम्पार्ट करेगा, है ना। तो क्रोमोप्लास्ट का काम होता ही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्या होता है भाई क्लोरोप्लास्ट? जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे, उन ग्रीन प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट यानी कि इसी तरीके की एक सर्कुलर बॉडी होगी। ठीक है। ये जो सर्कुलर एनवेलप बॉडी होगी, ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर होगा, एक स्फेरिकल जैसा एक स्ट्रक्चर होगा। ये जो बॉडी है, ये बॉडी जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता था, उसी तरीके से प्लांट्स में जो फूड प्रिपेयर करने का जो काम करेगा वो करेगा क्लोरोप्लास्ट। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर मेम्ब्रेन थी, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है। लेकिन देखो इस क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन है, तो इसका ग्रीन कलर क्यों है? भाई इसका ग्रीन कलर जो है वो जो है वो एक लिक्विड की वजह से है। उस लिक्विड को हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या है और कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो भाई मैंने बताया कि ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और उसकी लेयर है। ठीक है। पहली लेयर, दूसरी लेयर। अब ये लेयर के अंदर ये एक ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये पिलर टाइप के स्ट्रक्चर है। इन पिलर टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेनम। ठीक है।
इन पिलर टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ग्रेनम। अब देखो जरा, ये ग्रेनम जो है वो बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है ल्यूमन। बहुत सारे ल्यूमन कंबाइन होंगे तो बन जाएगा ग्रेनम। ग्रेनम प्रेजेंट है किसके अंदर? तो ग्रेनम प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के अंदर, है ना। अब चलो ग्रेनम तो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन फिर ग्रेनम के आसपास क्या भरा हुआ है? तो ग्रेनम के जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा हुआ था मैट्रिक्स, उसी तरीके से यहाँ पे भी मैट्रिक्स भरा हुआ है, लेकिन उस मैट्रिक्स को बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, उस मैट्रिक्स को बोला जाता है स्ट्रोमा। तो ग्रेनम के अंदर क्या भरा हुआ है? तो ग्रेनम के अंदर भरा हुआ है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल का काम है कि जो भी धूप पड़ी है, एक तरीके से जिस सोलार पैनल होते हैं लीव्स के, ठीक है, सोलार पैनल होते हैं, यानी कि जो भी धूप पड़ेगी इन पे, उस धूप में से, उस सनलाइट में से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे। उस एनर्जी को स्टोर करने के बाद उसी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी से ये फूड प्रिपेयर करेंगे। यानी कि ये एक तरीके से सोलार पैनल जैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इनके पास स्ट्रोमा प्रेजेंट रहता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक है, एनर्जी को ट्रैप करते हैं। तो ये था आपका किसके बारे में इंफॉर्मेशन? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अगर किसी को बाय चांस समझ में नहीं आया है ना, तो एक बार वापस से वीडियो को रिकैप करो, वापस से देखो कि मैंने क्या 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 बोला। ठीक है, और उसे समझने की कोशिश करो। बिना समझे जब तक कोई भी चीज़ समझ में ना आए, तब तक उसे आगे मत बढ़ो, बार बार रिपीट करते रहो। और फिर भी अगर डाउट है तो यू नो हाउ टू कांटेक्ट, वेयर टू कांटेक्ट, है ना, आपको पता है कहाँ कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है। ठीक है, तो भाई इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचा वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं? तो वैक्यूल्स की खास बात ये है कि वैक्यूल जो है वो पहली चीज़ तो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब वैक्यूल जो है ना वो क्या है, जैसे कि अगर मैंने बात करी ये एक सेल है, तो सेल के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया जो है प्लांट सेल के अंदर वो वैक्यूल्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करके रखेंगे। ठीक है, तो वैक्यूल्स करते क्या है यार? तो वैक्यूल्स जो हैं वो एक काम नहीं, वैक्यूल्स बहुत सारे काम करता है। क्या काम करता है? जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मान लो अगर ये अमीबा है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं एक इंसेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये इंसेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अमीबा को इस इंसेक्ट को खाना है। तो अमीबा जो है वो फॉल्स प्रोजेक्शन क्रिएट करेगा, जिसे बोला जाता है सूडोफोडिया। ठीक है, और सूडोफोडिया की मदद से वो खाने को ट्रैप कर लेगा। ठीक है, फाइनली खाना जो है वो ट्रैप हो जाएगा। तो खाना जो ट्रैप होगा वो किसके अंदर ट्रैप होगा? वो वैक्यूल के अंदर ट्रैप होगा। ठीक है, फिर वैक्यूल के अंदर ही इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट किया जाएगा। और वैक्यूल के अंदर ही डाइजेस्ट करने के बाद उस इंसेक्ट से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले, प्रोटीन्स मिला, विटामिन्स मिला, मिनरल्स मिले, फैट्स मिले, वो सारे किसके अंदर स्टोर होंगे? वो भी वैक्यूल के अंदर ही स्टोर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वैक्यूल जो है वो खाने को स्टोर करने का काम करता है, प्रोटीन स्टोर करने का काम करता है ना, शुगर स्टोर करने का काम करता है, मिनरल स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, अगर अमीबा वगैरह जैसे ऑर्गेनिज्म हुए तो वो फूड को ट्रैप करने का भी काम करता है। इसके अलावा क्या काम करता है भाई? जैसे कि आप ऐसा समझो, अमीबा जो है वो फ्रेश वाटर बॉडी में प्रेजेंट हुए, फ्रेश वाटर बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, फिर वो फिंगर लैग प्रोजेक्शन से यानी कि सूडोफोडिया की मदद से वो अगर फूड को घेरेंगे, फूड को अगर ट्रैप करेंगे, तो फूड को ट्रैप करेंगे तो वो पानी में रहते हैं, तो फूड के साथ साथ हो सकता है वाटर भी आ जाए, है ना। अब वाटर और मिनरल्स यानी कि सैप को, वाटर और मिनरल्स के मिक्सचर को सैप बोला जाता है ना, तो सैप को भी वैक्यूल ने स्टोर किया। इसके अलावा वैक्यूल का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है प्लांट सेल को स्ट्रक्चर देने में। वैक्यूल के अंदर पानी भर जाएगा तो प्लांट सेल को अलग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, वैक्यूल से पानी बाहर रिलीज हो जाएगा तो प्लांट सेल को अलग स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो वैक्यूल जो है वो टर्गिडिटी यानी कि पानी की वजह से जो प्रेशर सेल के अंदर क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं टर्गिडिटी। तो ये टर्गिडिटी मेंटेन करने में मदद करता है। अगर सेल, जैसे मैंने 3 टाइप के सॉल्यूशन बनाए थे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, है ना। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, यानी कि वैक्यूल में पानी स्टोर है, वैक्यूल पानी रिलीज करेगा ऑस्मोसिस की मदद से, तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा।
हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सेल के बाहर पानी ज़्यादा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ टेबुलर फॉर्म में कि यहाँ पे दे के रखा है कि वैक्यूल का क्या क्या काम है। भाई वैक्यूल जो है वो स्टोर करने का काम करेगा। क्या स्टोर करने का काम करेगा? न्यूट्रिएंट स्टोर करने का काम करेगा। और क्या करेगा? ये वाटर भी स्टोर करेगा। वाटर के स्टोर करने से क्या होगा? वाटर के स्टोर करने से प्रेशर क्रिएट होगा, है ना। तो प्रेशर क्रिएट होने से हमें क्या फ़ायदा होगा? भाई प्रेशर क्रिएट होगा तो प्रेशर को टारगेट प्रेशर बोला जाता है, जो कि सेल को स्ट्रक्चर देगा, क्योंकि सेल का कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर होगा ना, ठीक है। तो प्लांट सेल को स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर और क्या काम करता है भाई? ये फूड वैक्यूल का काम करता है, फूड को ट्रैप करने का काम करता है। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस का नाम है। जब सूडो फूड की मदद से अमीबा जब फूड को अंदर ट्रैप करता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताया था आप लोगों को, ठीक है। फिर और क्या काम करे भाई? प्लांट वैक्यूल का भी वैक्यूल जो है वो बहुत सारे और भी काम करता है। क्या भाई? सेल की ग्रोथ में मदद करेगा। क्या करेगा? स्टोर करने का काम करेगा। कैसे स्टोर करने का काम करेगा? सेल सब को स्टोर करने का काम करेगा। जितने भी उसके अंदर जो भी प्रोटीन फैट्स मिनरल्स वगैरह जो बन रहे हैं उसे स्टोर करने का काम करेगा। तो भाई वैक्यूल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक किसी प्लांट में। उसे बहुत सारे फंक्शंस कैरी आउट करता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आखिरी में एक बार देख लो ज़रा प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है ना। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जैसे कि प्लांट सेल जो है उनकी एक डिस्टिंक्ट आउटलाइन होती है ना। एनिमल सेल कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं और उनकी कोई मतलब उनकी उतनी ज़्यादा डिस्टिंक्ट आउटलाइन नहीं होती। इनके पास एब्सेंट रहती है सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इनके पास प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं, अभी मैंने बताया, लेकिन इनके पास प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। इनके पास लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, इनके पास वैक्यूल या तो एब्सेंट रहेंगे और कुछ केस में अगर होंगे तो बहुत स्मॉल होंगे, ठीक है। प्लांट सेल के पास सेंट्रोजोम एब्सेंट होते हैं, इनके पास सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। इनके पास साइटोप्लाज्म डेंस नहीं होता। इनका साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रैन्युलर टाइप का होता है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, लेकिन इनका साइटोप्लाज्म इज नॉट सो डेंस, इतना ज़्यादा डेंस नहीं होता। इनके पास गोल्गी अपरेटस जो रहते हैं वो इनके गोल्गी अपरेटस को बोला जाता है डिक्टोसोम्स, लेकिन इनके पास कॉम्प्लेक्स गोल्गी अपरेटस ही प्रेजेंट रहता है। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, है ना। ये इस चैप्टर के बारे में था। आप इस चैप्टर के नोट्स में अगर आप आगे जाओगे तो आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। किसी को चैप्टर अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस से वीडियोस में गो थ्रू करो, ठीक है। वापस से वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखो। फिर भी समझ में ना आए तो वापस से आके कांटेक्ट करो, पूछो हम लोगों से, ठीक है। इसके अलावा ये असाइनमेंट क्वेश्चंस आप लोगों को लिए यहाँ पे दे के रखे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इस साल का जो पेपर का पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों से ज़्यादा पूछे जाएंगे। 50% हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से पेपर बन जाए, है ना। तो ये वाले जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं ये नंबर में तो आप लोगों को लग रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो या तो वन वर्ड के हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चंस या तो वन वर्ड के हैं या वन सेंटेंस के हैं, है ना। तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप इनके आंसर्स जो हैं वो सेंड करेंगे, है ना। तो ये एटलीस्ट जो भी वीडियो देख रहा है उन सभी के लिए कंपलसरी है कि आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके आंसर सेंड करेंगे, क्योंकि ये जो हमने दिए हैं इनका कुछ एक पर्टिकुलर रीज़न है, ठीक है। तो अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए लेसन से चालू करेंगे, एक नए चैप्टर से चालू करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।